हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा टेस्ट सीरीज दूसरा। ये रुक्मिणी प्रकाशन का है और इसमें जो है टोटल हम 80 क्वेश्चन करेंगे। पहले जो है टेस्ट सीरीज में हमने 80 क्वेश्चन कर लिया था, इसमें भी हम टोटल 80 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस का। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें व्याख्यान जो है वो व्याख्यान भी हम करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन का जो व्याख्या दिया गया है वो सारा क्वेश्चन का व्याख्या भी हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। समय का जो है आप यहाँ पर अगर दीजिएगा तो क्वेश्चन के साथ साथ जो है बहुत सारे, एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में से कौन सा इकाई सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, टेरा होता है। टेरा अन्य में से टेरा सबसे ज़्यादा है। टेरा विकल्पों में वर्णित इकाई में से क्या है, अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पर याद रखना है कि एक फर्मी बराबर 10 पर पावर माइनस जो है 15 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 12 मीटर होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। और एक नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर 9 मीटर होता है। और एक टेरा मीटर बराबर होता है, इसमें माइनस नहीं होता है बल्कि इसमें प्लस में होता है, 10 पर पावर 12 मीटर होता है। तो हेक्टोटेका और गीगा, गीगा का जो होता है, गीगा का 1 गीगामीटर बराबर होता है 10 पर पावर 9 मीटर होता है। और हेक्टो का जो होता है वो 10 पर पावर 2 होता है, ठीक है। और डेका का 10 पर पावर 1 होता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो कौन है तो वो टेरा है। टेरा कितना है, 10 पर पावर 12 मीटर है। और गीगा का 10 पर पावर 9 है, हेक्टो को 10 पर पावर 2 है और डेका का 10 पर पावर 1 है। एक सब में एक है, ठीक है। तो चलिए ये आपका मतलब कि एक मतलब समझे, 1 डेका मीटर बराबर, समझ गए, सब में एक ही होगा। हमने सिर्फ डेका हेक्टो बोला है तो एक एक लगा दीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। एक लकड़ी का बल्ला है और उसको एक वस्तु में किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे तो उसको अपारदर्शी, ये अपारदर्शी में, पारदर्शी तो आप होता है काठ होता है, लकड़ी जो है पारदर्शी नहीं होता है, यह अपारदर्शी होता है। एक लकड़ी के बल्ले को अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। और वे वस्तुएं जिनके माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं जा सकती हैं वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि किताब हो गया, और लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ये सारे। और अपारदर्शी वस्तु जो होता है, अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने से गुजरने नहीं देता है। और क्रिकेट का बल्ला भी इसी प्रकार का है, ठीक है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो क्रिकेट का बल्ला जो बनाने के लिए सेलिक्स परफोरिया मतलब कि सेलिक्स एल्वा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किससे बनता है तो सरपत, विल्लो पेड़ के जो है लकड़ी से बनाया जाता है, सरपत नाम है, ठीक है। तो 42 हो गया। अब आगे चलेंगे 43 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। वो कौन सा है तो वो सिलिका है। सिलिका पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान में मुख्य खनिज घटकों में से एक है। और महाद्वीपीय द्रव्यमान में मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्युमिनियम, जिसको किस नाम से जानते हैं, हमने पहले अध्याय से क्लास 7 में किया है। इसको सिलिका को किस नाम से जानते हैं तो हमने बताया कि यहाँ पे एल्युमिनियम और क्या होता है तो सिलिका, तो ये दोनों होते हैं। और इसको आप सियाल के नाम से भी जानते हैं। महाद्वीपीय द्रव्यमान में मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्युमिनियम होता है, जिसको सियाल के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा आपको फिर से हम सियाल, सीमा और निफे तीनों की बातों को हम फिर से अब यहाँ पर दोहराने वाले हैं। देखिए अब पृथ्वी को रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सियाल, सीमा और निफे। सियाल में क्या क्या होता है, सियाल में आपको सिलिका और एल्युमिनियम। और सीमा में कौन होता है तो सिलिका और मैग्नीशियम। और निफे में जो होता है वो होता है निकेल और लोहा। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है बार बार आपको हम बोल दिए थे, क्लास में ही बोले थे, जिसमें हम पढ़ा रहे थे उस वक्त ही बोले थे कि क्वेश्चन जो है ये पूछता है। देखिए प्रैक्टिस सेट में भी आ गया आपको, तो ये सिलिका होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे कि कॉर्निया वाला है। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
वो कौन सा होता है? वो होता है आइरिस। आइरिस पहले सेट में भी हमने बनाया है। कार्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को आइरिस के नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कार्निया नेत्र का बाह्य उभार होता है और इसे ही जो है इसके द्वारा ही जो है प्रकाश नेत्र प्रवेश में करता है, प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। और नेत्र का आइरिस भाग कैमरे के डायफ्राम की भांति काम करता है और जो है शरीर के अनुपात के आधार पर हिरन का सबसे बड़ी आँख होती हैं और मुर्गे के दृष्टिपटल में केवल शंकु कोशिका पाए जाते हैं। रतौंधी में रोग शलाकाओं में रोडोस्पिसन की कमी से होता है। इतना तो हमने पहले भी सेट में मारा था और क्वेश्चन डबल आया, मतलब दोहरा के आया, ये याद रखना है। चलिए अब 45 नंबर देखें। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान डैश तक पढ़ा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि 35 से 42 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मापा जाता है। कितना? 35 से 42 होता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, एक जो क्लिनिकल मतलब आपका जो तापमान मापा जाएगा, एक मनुष्य का जो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर होता है उसमें 35 से कितना? तो 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल ग्रेवियन फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका नाम जो है फ़ारेनहाइट से भी कुछ चीज़ मापे जाते हैं, आपको पता ही होगा कि इसको फ़ारेनहाइट में भी कहा जाता है। आप अगर इसे सूत्र भी है, फ़ारेनहाइट का सूत्र भी होता है और जो है फ़ारेनहाइट बराबर कितना? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसका? मनुष्य का तापमान। और केल्विन में कितना मनुष्य का तापमान? 310 केल्विन होता है, ये याद रखना है। फ़ारेनहाइट में कितना? तो 98.6 फ़ारेनहाइट मनुष्य का तापमान हम बता रहे हैं, और केल्विन में कितना? 310 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में मनुष्य का तापमान कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ये सामान्य तापमान है और जो है ये तापमान है टोटल, याद रखना है कि। और क्लिनिक थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। क्लिनिक थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं? पारा का। और पारा क्या है? पारा द्रव धातु है जिसके द्वारा शरीर के तापांतर को सरलता से रिकॉर्ड किया जाता है। इतने सारे थर्मामीटर से क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ ही साथ जो है मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शरीर का तापमान घटा बढ़ा तो क्या होगा? बीमार पड़िएगा। चलिए आगे देखेंगे कि भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। भूकंप की किन तरंगों में जो है अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो ये एस है। क्या है? एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। प्राथमिक तरंगें अनुप्रस्थ जो है प्राथमिक तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक जो तरंगें होते हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है और भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति इसी की होती है। किसका होता है? प्राथमिक तरंग जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भूकंपीय तरंगों का विस्तार जो होता है, तीव्र गति जो होता है, और इसी में होता है, प्राथमिक में ही होता है। आपसे पूछा है अनुप्रस्थ विस्थापन कौन सा होता है? तो एस होता है, लेकिन प्राथमिक कहेगा तो क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य हो जाएगा। सबसे बोलेगा ज़्यादा कहाँ पर शाब्दिक गति होता है? तो अनुदैर्ध्य में, प्रथम में होता है। द्वितीयक जो होता है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश तरंगों के समान चलती है और ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है। और सबसे यहाँ पर विनाशकारी कौन हो जाएगा? धरातलीय तरंग जो होता है, धरातलीय तरंगें पृथ्वी के ऊपरी भागों को प्रभावित करता है, ऊपरी भागों को प्रभावित करता है और यह सबसे विनाशकारी होता है, धरातल वाला। ठीक है, और यहाँ पर सिस्मोग्राफ द्वारा आप क्या करते हैं? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापते हैं। सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या करते हैं? तो भूकंपीय तीव्रता को मापते हैं। सिस्मोग्राफ के 3 स्केल होते हैं, एक होता है रॉसी-फेरल स्केल, एक होता है मर्केली स्केल और एक होता है रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल जो होता है वो 0 से 10 तक मापा जाता है और मर्केली स्केल जो होता है इसमें 12 मापक होते हैं और रॉसी फेरल स्केल जो होता है उसमें 1 से 11 मापक रखे जाते हैं। ठीक है,
चलिए 46 हो गया, इतनी बातें थी और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। 47 नंबर देखिएगा, दाब की एसआई इकाई क्या है? ये तो सब आपको पता ही होगा, बहुत बार एग्जाम दिए होंगे, ऐसे भी आपको पता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दाब का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाता है? वो हो जाता है, इकाई जो है पास्कल होता है। दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है। किसी सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्रियाशील बल को क्या कहते हैं? एक जो है एकांक क्षेत्रफल पर दाब क्रियाशील जो बल होगा वही दाब कहलाता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बाय क्षेत्रफल, बल बाय क्षेत्रफल। और दाब की विमा क्या होती है? दाब की विमा अगर पूछेगा तो एम एल -1 T-2, ये दाब की विमा है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 गुणे 10⁵ Nm स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है, या पास्कल होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर पारादाब बराबर कितना? तो 1 सेंटीमीटर पारादाब बराबर होता है 1.33 गुणे 10⁻³ पास्कल। और 1 पास्कल बराबर कितना होगा? तो 1 पास्कल बराबर हो जाएगा कितना? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो है 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1 मिली बार बराबर 10⁻² पास्कल, और 1 टॉर बराबर होता है 1 मिमी पर जो है पारादाब, 1 मिमी। और वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम किसने किया? तो बॉर्न-ग्यूरिक ने किया था। बॉर्न-ग्यूरिक ने किया था, बॉर्न-ग्यूरिक ने किया था। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। क्वेश्चन देखिएगा, वह डैश है, डैश वह द्रव या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होता है वो माध्यम होता है। माध्यम से जो है ध्वनि संचारित होता है। ध्वनि का जो शाब्दिक आप देखते हैं चाल, ध्वनि की चाल शाब्दिक कहाँ पर होती है? ठोस में होती है, तब द्रव में, तब गैस में। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 49 नंबर। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? तो ये कहाँ पर होगा? तो ये होता है चांदी में। कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? वो होता है चांदी में। ठीक है, चांदी अत्यधिक लचीला और आघातवर्धनीय तन्य एवं चमकीला होता है, धातु है। और चांदी ऊष्मा व विद्युत का सर्वोच्चम चालक होता है। सर्वोत्तम जो है ये चालक धातु है। चांदी का गलनांक लगभग 961 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक जो होता है 1955 डिग्री सेल्सियस होता है। और वायु में सल्फर की उपस्थिति से चांदी अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या करता है? वायु में सल्फर की उपस्थिति में चांदी अभिक्रिया करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे चांदी काला पड़ जाता है। और इसी से जो है चांदी क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। चलिए 50 नंबर देखेंगे, यहाँ हो गया। जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है तो वो क्या होता है? जब सांद्र नमक में रखेंगे तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, किशमिश का सिकुड़ना बाह्य परासरण कहलाता है, के कारण होता है। बाह्य परासरण के कारण होता है। परासरण में द्रव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होती है। और सांद्रण विलय के मोलों की संख्या एवं विलयन का लीटर में आयतन का अनुपात होता है। आर्द्र मौसम में लकड़ी आर्द्रता वायुमंडल से ग्रहण कर फूल जाता है। क्या होता है? आर्द्र मौसम में बारिश होती है तब, तो इसे अंतःपरासरण कहते हैं। ठीक है, लकड़ी वाला फूल जाएगा, सिकुड़ा और फूल गया, पानी पड़ा तो। अगला है कि 51 नंबर कि क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है आयरन
क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड इसका वैज्ञानिक नाम है। क्रोमाइट लोहा एवं क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनने वाला खनिज होता है। किससे किससे? लोहा और क्रोमियम से। देश में सर्वाधिक क्रोमाइन का उत्पादन कहाँ? ओडिशा में होता है। कर्नाटक के हासन, कोडगु, शिमोगा आदि इसके जो हैं प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं और ये आग्नेय शिलाओं में पाया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, ईंट, नमक आदि के निर्माण में किया जाता है। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और राजस्थान की खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी क्या है? राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन जो है डाइऑक्साइड का एक गुण है? कौन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण होगा? तो इसका गलनांक जो है उच्च होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन में जो होगा ये हो जाएगा, इसका गलनांक उच्च होता है। देखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो है एक गुण है कि इसका गलनांक कुछ होता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका के रूप में भी जाना जाता है। सिलिका को बालो भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग कांच निर्माण तथा सीमेंट के उत्पादन में भी किया जाता है और यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है सिलिका। 53 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे बातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है? ये तो आप जानते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर जैसे बातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है। और बेकिंग पाउडर मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। और कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, पर उसे अभिक्रिया कराने पर आपको निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरका। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल HCOOH पाया जाता है। और ब्रेड बनाने में किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले खमीर हैं। और वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। इतने पॉइंट थे इसमें। चलिए अगला नंबर 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊध्र्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? ये ऊध्र्वपातन की प्रक्रिया से गुजरने वाला होता है कौन? आयोडीन। आयोडीन ऊध्र्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव होते हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाएगा, वो क्या कहलाता है? ऊध्र्वपातन कहलाता है। जैसे कि आयोडीन भी होता है, आप कपूर को देखते हैं और जो है नेपथलीन को देखते हैं, ये सभी के सभी ऊध्र्वपातन हैं। क्या है? कपूर पूछता है, कपूर क्या है? तो ऊध्र्वपातन प्रक्रिया द्वारा, मतलब समझ गए, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव हुए वो सीधे वाष्प बन जाएगा, वही क्या कहलाता है? सीधे वाष्पीकृत हो जाएगा। तो वही घटना ऊध्र्वपातन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कपूर का नाम तो बहुत बार पूछता है, कपूर याद रख लेंगे, नेपथलीन याद रख लेंगे और एंथ्रेसीन और अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ये सभी के सभी जो हैं ऊध्र्वपातन के उदाहरण हैं। और किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। क्या कहलाते हैं? किसी द्रव को वाष्पीकृत करके उसको कर दीजिए वाष्पीकृत, पुनः उसको ठंडा कर दीजिए, तो यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। और यदि मिश्रण में विभिन्न संघटकों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो तो आसवन विधि अधिक उपयुक्त होती है। आसुत जल जो होता है, आसुत जल आसवन प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। और जिस मिश्रण में संघटकों के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है उसको पृथक्करण करने के लिए मिश्रण को प्रभाजी आसवन कहते हैं। और पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही पृथक
करते हैं, अलग करते हैं। और लाल व नीली इंक के मिश्रण का वर्णलेखन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, वर्णलेखन विधि द्वारा। ये 55 नंबर अब हम चलेंगे, 54 हो गया। 55 है कि ऑक्सीजन की एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु, एक अणु में। और ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत? 21% पाया जाता है। और ऑक्सीजन की खोज करने वाले कौन थे? सीले एवं प्रिस्टले ने किया था इसका खोज। 56 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग होता है जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस को DXA के मापन अनुसार अधिकतम अस्थि पिंड के नीचे अस्थि खनिज घनत्व 2.5 मानक विचलन के रूप में परिभाषित किया है। और ऑस्टियोपोरोसिस का निदान DEXA मतलब डेक्सा स्कैन के जरिए किया जाता है। इसे सबसे बेहतरीन टेस्ट कहा जाता है। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है? वो रेबीज नहीं होता है। रेबीज जो होता है वो रेबडो वायरस के कारण से होता है। और लुई पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया। और लुई पास्चर ने दूध का पास्चुराइजेशन की भी खोज की थी। ठीक है, और ये जो हैं एक हुए रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? ये जर्मन वैज्ञानिक थे। 1882 में टीबी और कॉर्ला नामक बीमारी की जो है जीवाणुओं की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये कार्ला है ना, इसका 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मेड हैंटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? मेड हैंटर रोग नामक रोग का जिम्मेदार कौन है? ये पारा है। पारा विषाक्तता के कारण जो है ये होता है। मेड हैंटर डिजीज पारा विषाक्तता का एक रूप है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज भी जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखना है, रेबीज भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और ये भी करता है। और जो है पारा वाष्पों को सांस लेने से पारा विषाक्तता विकसित कर हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। और पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। पारा युक्त जल पीजिए, मिनी माता रोग को अपने पास बुलाइए, ये नहीं पीजिएगा। अगला है कि तांबा की कमी से क्या होता है? विल्सन रोग होता है। तांबा की कमी से विल्सन रोग होता है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर, हमारे भोजन में पाए जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश रूप में होती है? तो ये हमारे जो है भोजन में पाया जाने वाला ये शर्करा और स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें आपको याद रखना है। देखिए इसमें होता क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 के अनुपात मिलकर कार्बनिक और कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये जो है कार्बनिक मतलब जो 1:2 मिल गया तो ये मिले बने जो है मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से हो जाती है, की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन में 4.2 केल्विन जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। कैलोरीन ऊर्जा प्राप्त होता है, KCAL कैलोरीन ऊर्जा प्राप्त होता है। और जो है कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करता है। और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जेलियस ने किया था। और 1 ग्राम वसा में कितना 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न 1 ग्राम वसा में होता है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन को क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जंतु जगत के निडेरियन संघ
के अंतर्गत आता है कौन आता है? कोलर आता है, ठीक है। और इनमें मुख्य रूप से चारों ओर कुछ धागों की एक संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने के लिए मदद करता है। निडेरियन का मुख्य जो है प्रमुख रूप से उदाहरण कौन है? तो हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है, मूंगा है। और यह जो है मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? तो समुद्र में स्थानबद्ध ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है, समुद्र में। और कोलर जाति जो होता है, कोलर आदि जातियां समूह में रहता है, जबकि हाइड्रा जो होता है वो एकांकी रूप में रहता है। हाइड्रा एकांकी रूप में, कोलर जो है ये समूह में रहता है। केचुआ, जोक, रीस आदि जो है ये एनिलिडा संघ के हैं। किस नाम संघ के हैं? केचुआ हो गया, जोक हो गया, और जो है नेरिस जो होता है वो एनिलिडा संघ का होता है। घोघा एवं सीपी जो होता है वो मोलास्का संघ का होता है। घोघा और सीपी किसका? तो मोलास्का संघ का। समुद्री अर्चिन जंतु जगत के एकाइनोड मेंटा संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतने सारे थे पॉइंट इसमें। 61 नंबर क्वेश्चन की 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो जेमे फेरोन के द्वारा ये विकसित किया गया था। और यह जो है बीमारी कैसे होता है? तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। और दूषित जल बीमारी जो है दूषित जल खाद्य पदार्थ मक्खियों द्वारा ये फैलता है। और एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का खोज किया गया था। और जोनास सॉल्क पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके का खोज किया था जोनस साल्क के द्वारा। ये जोनस साल्क हैं। अगला नंबर देखेंगे 62 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? ये होता है राइबोसोम। प्रोटीन के लिए राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल RNA व प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लियाँ की सतह पर सटे होते हैं और जो है या फिर अकेले व गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। और जंतु कोशिका में इन्हें पेलेट कण भी कहा जाता है। जंतु कोशिका में इन्हें पेलेट कण भी कहा जाता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वास नाग या पावर हाउस कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? श्वास नाग या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। और लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती शैली का जो है थैली कहा जाता है। आत्मघाती जो है थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। और गोल्जी काय क्या होता है? गोल्जी काय जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। गोल्जी काय क्या करता है? ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। इतने सारे पॉइंट इसमें थे। चलिए अब है 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो हिस्सा ये नहीं है हाइपोथैलेमस। मज्जा है, सेरिब्रम है, पोन्स है, ये सारे। देखिए एक एक बात को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हाइपोथैलेमस पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। हाइपोथैलेमस मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भाग जो होता है सेरेब्रम या डाइएनसीफेलोन होता है। और मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत जो आता है वो होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वो मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। और पश्चिम मस्तिष्क के भाग जो होते हैं मेंडुला होते हैं, पोन्स होते हैं और सेरेब्रम होता है। ये याद रखना है। और अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम सोचने वाला मुख्य भाग है। यह देखने, सुनने, ऐच्छिक जो है पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। और मध्य मस्तिष्क शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला काम करता है। अगला देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन है, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो
वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। और स्तनधारी जरायुज को कहते हैं, स्तनधारी जो है जरायुज को ही कहा जाता है। स्तनधारी वे हैं जो अपने बच्चे को जन्म दे और दूध पिलाते हों। वर्ग स्तनधारी को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। एक होता है प्रोटोथीरिया, जिसमें जो है अंड देते हैं, जैसे कि एक्निडा और ऑर्निथोरिकस। और दूसरा होता है मेटाथीरिया जो और परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू, डाई डेल्फिस। और जो है तीसरा होता है यूथीरिया। क्या होता है, यूथीरिया। ये जो होता है मादा पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है। 3 वर्ग है स्तनधारी में, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो ये यूथीरिया में मादा जो होती है पूर्ण विकसित बच्चे को, और मेटाथीरिया में जो है ये अपरिपक्व बच्चे को, जैसे कंगारू। और पहला में जो है प्रोटोथीरिया, इसमें अंडा जो है देता है, जैसे कि एक्निडा। और प्रोटोथीरिया वर्ग को ओविफेरस भी कहते हैं। प्रोटोथीरिया जो वर्ग होता है पहला वाला, उसमें इसको ओविफेरस भी कहा जाता है। स्तनी वर्ग के प्राणी के हृदय 4 वेश्मी होता है, 4 होता है, वेश्मी होता है। और अब जो है 65 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, बहुत सारे टॉपिक थे इसमें। अगला है कि डैश पूरी तरह से मुक्त करने वाले समुद्री जीव हैं, क्या होता है, तो ये होते हैं इकाइनोमेंटा। चलिए ये समझेंगे क्या है ये इकाइनोमेंटा क्या होता है। इकाइनोमेंटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव होते हैं, पूरी तरह से मुक्त रहता है। और इकाइनोमेंटा संघ के जंतु सामान्य समुद्री होते हैं। इनके त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती है। ये सीलोम युक्त जंतु होते हैं और जलवाहक तंत्र में मेट्रीपोराइट नामक एक छिद्र युक्त पट्टिका होती है, जिससे जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसमें आहार नाल प्रायः कुंडलित होते हैं। इसमें उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है। और मोलास्का संघ के जीव के हृदय पृष्ठभाग में हृदयावरण के अंदर होता है। और आर्थ्रोपोडा संघ के जीव प्रायः एकलिंगी होते हैं। आर्थ्रोपोडा कैसा, एकलिंगी होता है। चलिए ये हो गया चारों के चारों। अब है 66। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत जो है 6 प्रदूषकों में एक निम्नलिखित में से कौन सा है। ये तो क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं। और 6 में से कौन एक है इसमें ये बताना है। तो इसमें एक है पर फ्लोरोकार्बन जो है वो है। क्योटो प्रोटोकॉल के नियम के तहत 6 प्रदूषक में से एक है पर फ्लोरोकार्बन। और जो है 6 में कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, और हाइड्रोक्लोरोकार्बन है HFC, और परक्लोरोकार्बन भी है। टोटल 6 हैं। और उत्सर्जन में जो है 1990 के स्तर में कम से कम 5% की कमी करना था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था। क्योटो कहाँ पर है, तो जापान में है। यह 2005 में लागू हुआ प्रोटोकॉल संधि 1997 में लागू हुआ 2005 में। देखिएगा 67 नंबर की फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ए नंबर उसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है तेरोई लग्लूटेमिक अम्ल कहलाता है। इसमें याद रखना है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉरिक एसिड है, जो जल में घुलनशील है। और इनका मुख्य कार्य रक्त कणिकाओं का निर्माण और DNA का संश्लेषण करना। और इनकी कमी से रक्त क्षीणता नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B9 के स्रोत हरी पत्तेदार सब्जी, ईस्ट और सोयाबीन है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, C6H8O6 है। ठीक है। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल
में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है, वो B12 है। B12, विटामिन B12। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, कोबालामाइन भी के नाम से भी जाना जाता है। यह लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन की संश्लेषण करता है। B12 जो है एकमात्र ऐसा विटामिन है जो साग सब्जियों में नहीं पाया जाता है। विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक जो है वसा में घुलनशील होता है, इसमें वसा में घुलने वाला A, D, E, K होता है, और जल में घुलनशील होता है मात्र 2, B और C जल में घुलता है, और वसा में घुलने वाला A, D, E, K। और विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड तथा अणुसूत्र क्या होता है, C6H8O6 होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और यह जो है अस्थियों के लिए आवश्यक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और यह जो है रक्त स्रावरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब 69 नंबर देखिएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है, आर्द्रता ज़्यादा कोमल हो जाता है। लिग्नाइट। कौन है? लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है, और लिग्नाइट का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें 4 कोयला भी है, एक लिग्नाइट तो होगा, एक बिटुमिनस होता है। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है, और एंथ्रासाइट यह कोयले का सबसे उत्तम कोटि है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। एक होता है पीट कोयला होता है, जिसमें जो है कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। इसे जलाने से अधिक राख या धुआं निकलता है। यह निम्न कोयला है, कोटि का कोयला है। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? ये तो सप्तऋषि होंगे जी, ये सप्तऋषि तारामंडल होते हैं। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे फागुन चैत्र महीने से श्रावण भादो महीने तक आकाश में 7 तारों का समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चकोर तथा 3 तिरछी तारे में रहता है, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में तारामंडल की संख्या 89 मानी गई है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक कौन सा है? तो इसमें जो है वो है एलिसीन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है। लहसुन तथा प्याज में अभिलाषणिक गंध का कारण जो है उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक होता है। क्या होता है? सल्फर यौगिक के कारण वह गंध देता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फेनिक अम्ल होता है। लहसुन प्याज लिलिएसी कुल के संबंध रखता है, और सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। और एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिससे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल, सेल्यूलोज के बारे में हमने पढ़ा। अगला है कि 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है बी, और सभी सत्य हैं। हाथी खेलते हैं कीचड़ में। हाथी दिन में 2 से 4 घंटा ही सोता है, और एक वयस्क हाथी 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता टहनियाँ खा लेता है। ईवीएस का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या सही नहीं था, तो ये था हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है। नहीं जी, पूंछ तो थोड़ा सा तनी होवे करता है। ये अपना खुद को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग करता है? तो कान का उपयोग करता है। पंख की तरह जो है यह जो है इन्हें फड़फड़ाते रहता है, और यह जो है उपयोग करता है कान का। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? केरल के
कोट्टूर में स्थापित किया गया और भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथी मेरे साथी शुरू की गई। हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनपायी जीव है और हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है। 22 महीना मतलब समझे? 1 साल बराबर 12 महीना, 1 साल 10 महीना। चलिए आगे देखेंगे 73 नंबर। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है और यह जो है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर पूर्व में तुरा रेंज पर स्थित है जो मेघालय पठार का हिस्सा है। नॉकरेक गारो पहाड़ जो है पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी 1412 मीटर पर है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ बायोस्फीयर और उसके राज्य हैं। तो जैसे कि पहला हो गया कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। खांगचेदन जो है चोंगा ये सिक्किम में है। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में। नंदा देवी उत्तराखंड में। मानस असम में। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था? तो ये कहाँ देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है अंटार्कटिका में देखा गया था 2020 में। ठीक है। ओजोन परत की सांद्रता डॉप्सन इकाई से मापते हैं और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 75 को देखिएगा। इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है? देखिए गंगोत्री तो है ही, मैत्री है और जो है इसमें है कौन नहीं? तो हिमालय नहीं है। भारतीय तीनों के तीनों भारतीय अनुसंधान स्टेशन जो है अंटार्कटिक में स्थित हैं। ठीक है। देखिए इसमें हिमालय नहीं है, याद रखना है। दक्षिणी गंगोत्री जो है कब गया है? दक्षिण गंगोत्री जो 1983-84 में, मैत्री गया है 1989 में और भारत जो है भारती यह नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। यह जो है 2012 में। भारत के अनुसंधान हेतु सागर निधि पोत को 2008 में शामिल किया गया था और अंटार्कटिक संधि 1961 में लागू हुआ और अंटार्कटिक संधि सचिवालय का मुख्यालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में स्थित है। भारत का आर्कटिक में अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री है। कौन है? हिमाद्री 2008 में वहां पर गया था। अगला देखेंगे यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है? जैसे ही बोले उष्ण, अब आइए उष्ण कहाँ हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा एशिया में। एशिया है ना। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है और उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन का प्रमुख वन कौन सा होता है? साल, सागवान, बांस, शीशम और विषुवतीय रेखीय वन क्षेत्र में जैतून, कॉर्क, ओक, चेस्टनट, पाइन आदि वृक्ष पाया जाता है। 77 नंबर देखिएगा। लोएस चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? ये जो है ये परतदार चट्टान का उदाहरण है। बी नंबर परतदार चट्टान का उदाहरण है। 1821 ईस्वी में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के जमाव के लिए पहली बार लोएस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लोएस मिट्टी प्रायः अधिक सरंध्री, बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। लोएस में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, अवरक, कैल्साइट और इत्यादि खनिज पाए जाते हैं और ऑक्सीकरण की वजह से लोएस चट्टान का रंग पीला एवं भूरा होता है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अवसादी चट्टान है और आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना है। चलिए आगे देखेंगे 78 नंबर। 78 नंबर है कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? ये थे भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जो है पंडित नेहरू। तेज बहादुर सप्रू, पंडित नेहरू, भोला भाई देसाई। INA बचाव समिति में जो है शामिल अग्रणी वकील भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, पंडित नेहरू थे। लॉर्ड वेवेल ने जन दबाव में आकर INA के अधिकारों को आम माफी दे दिया।
ठीक है। और जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया और इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक आईएनए रक्षा समिति गठित की, जिसमें भोलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू, पंडित नेहरू जैसे वकील शामिल थे। ठीक है। और वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भोलाभाई देसाई ने किया था और आईएनए के सैनिकों को आम माफी मिलने के बाद सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ गया और इसके बाद 1946 ईस्वी में नौसेना और वायुसेना के सैनिकों ने भयानक विद्रोह किया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 79 है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह कब घोषणा किया था? ये तो घोषणा सबसे पहली बार जो है ये कर दिया था कब? तो ये किया था अगस्त 1917 में। अगस्त 1917 घोषणा। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है की घोषणा 1917 अगस्त में किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय जो है परिषद अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो 1919 जो अधिनियम है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और भारत सचिव मॉन्टेग्यू जो है 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन्स सभा में यह घोषणा की कि महामहिम सम्राट हिज मैजेस्टी की सरकार की नीति यह है कि भारतीय शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिकाधिक सम्मिलित किया जाए और धीरे धीरे स्वतंत्र संस्थानों का विकास किया जाए, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। इस घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव पद पर विराजमान थे। मॉन्टेग्यू घोषणा को अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिगो द्वारा लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा? लॉर्ड लिथिगो के द्वारा लाया गया था। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव द्वारा भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। अगस्त क्रांति को महात्मा गांधी द्वारा घोषणा किया गया। अगस्त क्रांति की जो है महात्मा गांधी के द्वारा घोषणा किया गया और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया। कब? तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। इतने सारे पॉइंट इसमें। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया? ये तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने जो है सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश ने शासन में सहायता देने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चेहलगानी मतलब 4 गान मतलब 40। 4 गान मतलब क्या होता है? 40 सरदारों का जो है ये सरदारों का एक दल बनाया, जिसको तुर्कान-ए-चेहलगानी के नाम से जाना जाता है। ये इल्तुतमिश ने किया था। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को लागू किया। बलबन ने अपने दरबार में ईरानी परंपराओं सिजदा तथा पोबोस को प्रारंभ किया। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत
के लोदी वंश का सबसे प्रमुख शासक था और सिकंदर लोदी ने आगरा नामक शहर बसाया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सिकंदर लोदी के बारे में। आगरा नामक शहर किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने। कब? तो 1504 में। तथा अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया कौन? तो सिकंदर लोदी ने। कब? तो 1506 में। सिकंदर लोदी ने भूमि माप का एक नया स्केल लाया जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया। गज ए सिकंदरी लाने वाला सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। ठीक है, तो यहीं पर इसको छोड़ेंगे अब हम। फिर से 40 ही 40 रहने दीजिए, ज़्यादा नहीं। 40 क्वेश्चन जो है अगले जो है पार्ट में इसको कर लेंगे। 40 बचा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।